डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर से विनती करता हूं कि वे तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति को दीपक धन सर विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर, जो राजकीय विश्लेषक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है, और उसके बाद में भी उनके बारे में और कुछ जानना चाहोगे तो उनके विचारों के माध्यम से आपको समझ में ही आएगा, और वो जाने के बाद भी आप उनको YouTube सर्च करके उनके ज्ञान का दायरा भी आप जान सकते हो। तो मैं कुछ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं निमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, और तथागत बुद्ध के सामने खड़े होकर बोलना अपने आप में बहुत इम्तिहान का वक्त होता है। तो मैं सबसे पहले अपने पुरखों को याद करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, और कलम और किताब जिसके विरासत की जड़ों में हो, हम जैसे लोग जिनका वजूद ही कलम और किताब से बना हो, और ऐसे लोगों के सामने, अपनी जड़ों के सामने जब पत्ते खड़े होते हैं तो उनको पता होता है कि उनका वजूद जड़ों से ही है। और ऐसे व्यक्ति को आपने एक ऐसी जगह पर आमंत्रित किया है जिसका नाम ही है महात्मा ज्योतिबा फूले अभ्यासिका, यानी यहाँ पर खड़े होकर इस पूरी इमारत के बीच में 10 साल से ज़्यादा हो गया अभ्यास के जरिए उस कलम और किताब की क्रांति, जो क्रांति ज्योति महात्मा फूले ने शुरू की थी, उसे नए रूप में आगे बढ़ाने का काम हो रहा हो, तो मेरे लिए ये जगह और आप जैसे लोगों के सामने आना और आपकी बातों को और आपके इतिहास को सुनना, यह अपने आप में एक सम्मान का विषय है, और मैं खुद सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मैं आपके बीच में आ गया हूं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। और प्रशांत सर, उन्होंने एक बार संयोग ऐसा बना, हमारा परिचय पहले से दिल्ली में तकरीबन आज से 5-1 साल पहले की बात होगी, जब विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और उसका आसान भाषा में तर्जुमा केवल ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट होगा, उसका जो रोस्टर होता है, रिजर्वेशन रोस्टर, उसमें 14वां पद शेड्यूल ट्राइब को जाता था, 7वां पद शेड्यूल कास्ट को जाता था, और हर चौथा पद ओबीसी को जाता था। इंस्टीट्यूट एज ए यूनिट पहले रोस्टर हुआ करता था, उसको बदल के 13 पॉइंट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट आएगी तो एक भी रिजर्व नहीं होगी, क्योंकि चौथी ओबीसी को जाएगी। अगर किसी जगह पर 6 पोस्ट आएगी तो उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट की पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि 7वीं पोस्ट शेड्यूल कास्ट की है। 14वीं पोस्ट आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका नाम है 13 पॉइंट पोस्ट। यानी प्रोफेसर बनने की वैकेंसी और उसकी गुंजाइश को खत्म कर दिया गया। पैन इंडिया मूवमेंट हुआ, और 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद, आप सबको याद होगा उस इतिहास को, कि वो भारत बंद जब SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के छेड़खानी हुई थी, तो इस मुल्क में जो भी संविधान को मानता है वो सड़कों पर उतरा था और अपने वापस हक को पाया। दोबारा वो आंदोलन हुआ जब 5 मार्च 2019 को रोस्टर पर एक पैन इंडिया मूवमेंट बना, गांव गांव तक लोगों ने इसका विरोध किया
उस दरमियान कुछ थोड़े से लोग, और प्रशांत सर ने खुद मुझे फिर बाद में जब अभ्यासिका के बारे में बताया था तो एक सेल्फी ली थी और उन्होंने कहा था कि इस सेल्फी को ये लिखते हुए पोस्ट कर देना कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले की अभ्यासिका चलाते हैं और नई पीढ़ी के लोगों को तैयार करते हैं। तो ये बात तो उन्होंने खुद ही कही थी। तो मेरा परिचय, मेरा ताल्लुक अपने मिशनरी ऐसे लोगों से तब हुआ जब हम आंदोलन में थे, प्रोफेसर होकर के लड़ रहे थे, तो वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हो गए। और अब यहाँ तो और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इशारे में आप समझ जाइए कि कुछ लोग अपने छाती का नाप बताते हैं कि हम झुकते नहीं, शेर हैं, उनको भी झुका दिया था उस मूवमेंट ने, क्योंकि उसमें ऐसे मिशनरी लोग साथ खड़े हो गए। जो गलत था वो गलत था, और वहाँ एक परिचय बना और ऐसे लोगों को साथ पाकर लगा कि ऐसा नहीं है कि पे बैक टू सोसाइटी का या बाकी का जो मिशन है, हम लोग उत्तर भारत के लोग अक्सर ये देखते हैं कि वो कमजोर तो नहीं पड़ रहा। बाबा साहब ने एक वाक्य कह दिया कि भाई मेरे इस कारवां को बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ तक पहुँचाया, इसे आगे ले जाना और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। और हम उत्तर भारत में इधर बीच बैठ करके ये महसूस करते हैं कि लग रहा है कारवां पीछे जा रहा है। पे बैक टू सोसाइटी का नारा हो, इसमें लगता है कि हमारे आसपास ऐसे लोगों की जमात बन गई है जिन्होंने संविधान का, मंडल कमीशन का, रिजर्वेशन का, पुरखों के संघर्षों का फायदा लिया, अच्छी जगह पहुंच गए, लेकिन जब पे बैक टू सोसाइटी की बात आती है तो वो भूल जाते हैं, वो किसी और कतार में खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब जब उसके बाद एक वाकया ऐसा हुआ कि इसी नागपुर में कार्यक्रम था, अमरावती में, और वहां से हम लौट रहे थे तो फ्लाइट में प्रशांत सर मिल गए और उस समय तफसील से उन्होंने अभ्यासिका के बारे में ये सब बताया कि असल में हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां इस तरह के नौजवान हैं जिनको शायद इस तरह का माहौल न मिल पा रहा हो, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, कि कोई बताने वाला नहीं, जैसे मैं भी अपने को शामिल करता हूं कि हम जब 12th पास करके इतना सोचे कि अब हमें बाहर पढ़ने जाना है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे स्कूल या डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। तो घर वाले इतने तो सक्षम थे कि पढ़ाई की अहमियत जानते थे, इसलिए हाथ में जो गाय भैंस चराने वाला डंडा और वो था उसे छीन करके कलम और किताब पकड़ाया, और ये हमारी फैमिली का हमारे ऊपर एक कर्ज था। लेकिन उसके आगे कोई ये बताने वाला नहीं था कि किस कोर्स में एडमिशन लो, किस चीज की पढ़ाई पढ़ो। तो जब प्रशांत सर ने ये बताया कि हम प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं, जिस फील्ड का जो भी विद्यार्थी है उसको उस फील्ड के लोगों से एक रिश्ता बनाते हैं, पढ़ने का माहौल है, किताबें हैं, उनको जरूरत पड़ने पर और तरह की सुविधाएं देते हैं और उनको गाइडेंस भी देते हैं। और उसके बाद उसी समय उन्होंने बताया, और अब उस बात में आपने और इजाफा किया, तो मुझे लगता है कि ये वो प्रयोगशाला है। मूर्ति पूजा का विरोध इन दोनों ने किया जिनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन हम एक और अर्थ में एक बात कहते हैं, जहां जिस देश में किताब पहुंची नहीं पाई उस देश में मूर्ति ने पहली क्रांति तो की। इस बात को कम से कम आप और हम तो समझेंगे, क्योंकि हमारे लोग अभी किताब तक नहीं पहुंचे। और मैं उत्तर प्रदेश में आता हूं, वहां मानव कांशीराम का मूवमेंट, और पहली बार जब पूरी बस्ती आत्मविश्वास से हीन थी, एक व्यक्ति लाठी लेकर बैठ जाता था, जिस दिन चुनाव होता था कोई वोट डालने नहीं जाता था, फिर भी डेमोक्रेसी जिंदाबाद थी। मानव कांशीराम ने उन पूरी बस्ती के लोगों में एक आत्मविश्वास दिया कि तुम्हारे पुरखों ने तो इस देश का संविधान बनाया और तुम वोट ही नहीं डाल पा रहे। तो वो जो कॉन्फिडेंस नहीं था उस पूरी बस्ती के सामने, जब एक बाबा साहब की मूर्ति बनी ना, तो अगली बार देखा गया कि पूरी डेमोक्रेसी गांव के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गई, और तब जाकर ये भारत असल में भारत बना है जब सबने अपना वोट डालना शुरू किया। और उत्तर भारत की क्रांति की शुरुआत मूर्ति से हुई, और इसीलिए ये इस देश का और दुनिया का सच्चाई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी तो तथागत बुद्ध की बनी, और सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई तो बाबा साहब की तोड़ी गई। क्योंकि एक वाक्य है ना कि हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी हमारे पुरखों की मूर्तियों से घबरा जाते हैं, तो किताबों तक से क्या होगा। तो बहुत कोशिश की गई कि बाबा साहब पर कोई किताब ना हो, और आज़ादी के लंबे समय तक, बहुत लंबा वक्त नहीं है, अभी तो आज जगदीश भाई के साथ मैं आया और जगदीश भाई ने जिक्र किया कि भाई उस अभ्यासिका में आपको चलना है, तुरंत मुझे याद आ गया वो सारा वाकया
कि भाई ये तो मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात है कि मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करके, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और हमें तुरंत निकलना है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हम और आप, मैं अपनी कक्षाओं में भी सर बैठे हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर विश्वविद्यालय न होते, कलम और किताब न होती, तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। और ये सब हमारे हाथ में कलम और किताब देने वाले हमारे पुरखे थे कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो मैं आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कहीं गाय भैंस चरा रहा होता, जैसा मेरे पुरखे सैकड़ों साल से कर रहे थे, कोई खेती किसानी का काम कर रहा होता। लेकिन वो सब छोड़ करके कलम और किताब मिला, तो इस विरासत से जो मिला कि अब दिल्ली में बैठकर आज के तानाशाहों के सामने भी बिना डरे आंख में आंख डाल करके कहते हैं कि तुम मनुवादी सिस्टम लागू करना चाहते हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमें इनसे मिला है। इसलिए एक बात केवल कहना चाह रहा हूं, वो ये, मैं अपनी कक्षाओं में भी कहता हूं, जिन कक्षाओं से मुझे बहुत लगाव है, कलम और किताब से हमें बहुत लगाव है, क्योंकि हमें बनाया ही इसी कलम और किताब में। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे गिफ्ट में भी किताब दी है। सबसे बड़ा किसी का आपने फूल माला पर कम खर्च किया है, ये अच्छी बात है, कलम और किताब पर खर्च करें। एक दो वाक्य कि मैं अपनी कक्षा में जब विद्यार्थियों से पूछता हूं कि हर साल 12वीं पास करने वाले लाखों विद्यार्थी हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा एक बड़ा विश्वविद्यालय, इतना बड़ा मौका कितने विद्यार्थियों को मिला? 30 से 40 हजार, और पास कितने हुए? लाखों। और वहां बैठ करके जब मैं देखता हूं पहली पीढ़ी के बच्चे आए, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जिस जगह बैठे हो और जिस समय पंखा चल रहा है, क्लास हो रही है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त इसी उम्र के कोई लड़के सड़क पर पत्थर तोड़ रहे होंगे, या किसी खेत में काम कर रहे होंगे, या किसी मिल में मजदूरी कर रहे होंगे, या कहीं ठेला चला रहे होंगे, और लड़कियां किसी के घर में काम कर रही होंगी, घर का अपना चूल्हा बर्तन कर रही होंगी, मजबूर है। और ऐसे वक्त में अगर हमारे हाथ में कलम और किताब है तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हमारे ही तबके के बहुत सारे लोगों के हाथ में कलम और किताब अभी भी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि हमारी उम्र के व्यक्ति को जिस समय कलम और किताब लेके बैठना था, उस समय तो पत्थर तोड़ रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। और इसलिए जब हमारे हाथ में कलम और किताब है और हमें अपने विरासत से मिलने का ऐसा अभ्यासिका का एक माहौल भी मिल गया, ऐसे वरिष्ठ लोग मिल गए, फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर कई गुना ज्यादा है कि जब अगर देश में पे बैक टू सोसाइटी है तो ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। और आपने जब बताया कि पुराने लोग जाते हैं तो फिर लौट कर इस बगिया में आते हैं, कि हम वापस अपनी सोसाइटी को क्या पे कर रहे हैं। मैं केवल एक गुजारिश कर रहा हूं कि वक्त बहुत खराब है। अच्छा, ओके, तो देखिए ये सब फायदा होता है, तो मुझे खुशी है, और क्योंकि ऐसी जगह बहुत खराब वक्त है, और कम से कम जो जागरूक समाज है उसके सामने तो ये बात कर सकते हैं। हम पहली पीढ़ी के लोग जब घर से निकले तो हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि कौन से कोर्स में एडमिशन लें। बनना था आईएएस, और हमें ये भ्रम था कि बीए करके ही आईएएस बन सकते हैं। और जब आईएएस बनने बीए करके पहुंचे तो पता चला कि बीए करके आईएएस बनने वालों का परसेंटेज भी 1-2% से ज़्यादा है ही नहीं। वहाँ तो मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स वाले भरे। हमें पछतावा हुआ कि हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए मुझे लगता है ये अभ्यासिका वो काम कर रही है कि वो एक प्रॉपर गाइडेंस दे रही है। अभी जगदीश भाई आते समय बता रहे थे कि प्रशांत सर का एक ख्वाब है, और ऐसे तमाम लोग होंगे, पूरी टीम है, कोऑर्डिनेटर है, तो मुझे लग रहा है कि कितना कोऑर्डिनेट करके ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस पूरे स्ट्रक्चर से। और मैं क्यों ये बात उत्तर और दक्षिण की कर रहा था, इस पर भी आ रहा हूँ। जगदीश भाई ने कहा कि तमाम बुद्ध विहार हैं, जहाँ कुछ देर तो बुद्ध विहार में बुद्ध को याद करने के तमाम कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद वो खाली पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन इमारतों का क्यों न इस्तेमाल उसी कलम और किताब को मजबूत करने में किया जाए। और मैं जैसे, मुझे नहीं पता था, जगदीश भाई कहे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसा माहौल था, मैं सोच रहा था। लेकिन अभी जब यहाँ आया, और सच बताऊं कि ये माहौल कि जिसमें कुर्सी लगी है, पंखे चल रहे हैं, किताबों की अलमारियां हैं, शांति का एक माहौल है, मुझे लगता है कि इस देश को मजबूत करने में अगर नींव का ईंट बुद्ध विहार है
तो उन बुद्ध विहारों का आज तक सबसे बेहतर इस्तेमाल अगर कुछ है तो वो ये है जो ये अभ्यासिका कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर इस्तेमाल। और मुझे लगता है कि आज अगर तथागत बुद्ध इस कायनात में कहीं भी अपने वजूद में होंगे तो ये दृश्य देख करके सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दुनिया अंधविश्वास और पाखंड में जाए, तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता में जाए। और बुद्ध को तो हम अपना नायक इसीलिए मानते हैं कि वो प्रज्ञाशील करुणा में पहला ही लफ्ज है प्रज्ञा का, बुद्धि का, तर्क का, विवेक का। और बुद्ध का भारत बनाने का मतलब यह है कि बुद्ध के भारत में कोई पाखंडी बाबा टीवी पर बैठकर किसी का पर्चा नहीं बनाएगा। सीधा सा अर्थ है भाई। उसका चंद्रयान अगर चंद्रमा पर लैंड करेगा तो वो कलम और किताब के दम पर, विज्ञान के दम पर लैंड करेगा, वरना नाली के गैस से चाय बनाने वाले ले जाकर वहां छोड़ाते विमान। और आज जो खतरा है, बस एक दो बात कह के जा रहा हूं, खतरा यही है कि हम कलम और किताब के बने हुए लोग कलम और किताब बचाने के लिए लड़ रहे हैं और पूरे देश को अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। सही है कि नहीं? टीवी पर बैठकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है और कलम और किताब के दायरे को खत्म किया जा रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है दोस्तों, कभी इसको पढ़िए और आप जानते होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक क्लॉज बता रहा हूं, क्लोजर और मर्जर का। पुराने स्कूलों में अगर स्टूडेंट कम होंगे तो देश की सरकार को यह चिंता नहीं कि स्टूडेंट कम क्यों है, उसको यह चिंता है कि कम है स्कूल में तो या तो उस स्कूल को क्लोज कर दो या दूसरे स्कूल में मर्ज कर दो। और डिग्री कॉलेज अगर 45 डिग्री कॉलेज देश में है तो अगले 20 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि उसको क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी से 20 साल में कम करके 15,000 सरकारी डिग्री कॉलेज कर देंगे। जिस समय देश में नए स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोला जाना था, सारा का सारा फोकस तो मंदिर बनाने में लग रहा है और मस्जिद के नीचे से कुछ और खोजने में लग रहा है। ये खतरा हमारे सामने है। एजुकेशन पर सबसे बड़ा हमला इस समय इस देश में किया गया। पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप IIT, IIM में जाएं, करोड़ों रुपए फीस हो गई है। एकदम साफ तौर पर यह क्लियर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना, फीसें बढ़ाई जा रही, सीटें घटाई जा रही, फेलोशिप देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये क्या दिखाता है कि आप नई पीढ़ी को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि नई पीढ़ी अगर पढ़ लेती तो सवाल पूछती कि ये जो 2023 में 75 साल आजादी के पूरे हो गए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि हम तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाएंगे नागरिकों में, और टीवी पर बैठ के पाखंड फैला रहे। अगर कलम और किताब मजबूत होगी तो विद्यार्थी सवाल पूछने का हुनर रखेगा, और जैसे ही सवाल पूछेगा कहेगा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपया कहाँ है। ये तो खैर पॉलिटिकल बात हो गई। समझदार विद्यार्थी ये पूछेगा ना कि मेरे बच्चे को शिक्षा मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आपने तो सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिया। और प्राइवेट स्कूल की फीस आप जानते हैं कितनी। इसी देश में अगर सब आप गूगल करके देखिए, 3 प्राइवेट स्कूल जो देश के बोर्डिंग स्कूल में सबसे टॉप पर है, तीसरे की फीस पता है 24 से 25 लाख रुपया पर एनम। तो जो 25 लाख रुपया एक साल में देकर के जो बच्चा पढ़ेगा, वो 5 रुपया देकर के पढ़ने वाला, जहां के मास्टर नहीं है, जहां के कोई बताने वाला नहीं है, इन दोनों में कोई फेयर कंपटीशन है क्या? तो यानी कि पैदा होते ही रोहित वेमुला का मुझे वो लेटर याद आ रहा है। मेरा जन्म ही एक दुर्घटना थी। आप सब जानते होंगे रोहित वेमुला के बारे में। देश चांद पर भले जा रहा हो लेकिन गर्त में भी कहीं कहीं जा रहा है, और गर्त में जाने वाले चांद पर जाने का जश्न मना रहे हैं। हमारे पुरखों ने इसे गर्त से निकाल कर इस लायक पहुंचाया। इसलिए जाते जाते खतरा केवल ये कलम और किताब बहुत खतरे में है, और इसीलिए खतरे में है ताकि मणिपुर से लेकर मेवात तक जो आग लगाई जाए धर्म के नाम पर, रोज धर्म के नाम पर लड़ाई जाए। अगर सोचिए, मैं उत्तर भारत में हूं और एक तो वहां बुद्ध विहार कम है, और बुद्ध विहार है तो इसी अभ्यासिका नहीं। मैं तो चाहता हूं कि 2-4 प्रशांत जी जैसे लोग उधर भी हो जाते तो वहां भी कलम और किताब गुलजार हो जाती, तो ये धर्म के नाम पर आग थोड़ा कम हो जाती। क्योंकि भाई देखिए, किसी भी तरह की आग अगर लगाई जाएगी तो उस पर पानी डालने का काम कलम और किताब ही करेगी। कलम और किताब हाथ में पकड़ने वाला व्यक्ति कभी भी दंगा में नहीं जा सकता। मैं अपने क्लास के विद्यार्थियों से कई बार पूछता था कि मेरे क्लास में हिंदू मुसलमान ढेर सारे बच्चे हर तरह से रहते हैं। मैं उनसे पूछता था कि अगर मान लो यहाँ से बाहर निकले और व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया कि तुम्हारा धर्म खतरे में है,
उसे बचाने शाम को 5 बजे जाना है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तुरंत पूछेगा किससे खतरे में आ गया, कब आया, क्यों आया, ये पूछेगा ना। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तुरंत कर देगा सही बात है, खतरे में होगा। तो शिक्षा चेतना पैदा करती है। एक दो बात कह दूं, सर बोल के गए हैं। एक ज्योतिबा फूले का लिखा हुआ एक नाटक है, उसका नाम है तृतीय रत्न, और मैं हर जगह ये बात जरूर कहता हूँ। उसको अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। छोटा सा नाटक। एक आदमी बहुत परेशान था तो किसके पास गया, वही जो कुछ लोग हमारे यहाँ देश में मुख से पैदा हुए थे ना, पहचान रहे कि नहीं, मुखस्य जायते ब्राह्मण, धरती पर उनके अवतार है, तो सब कुछ वही बताते थे। तो ज्योतिबा फूले लिखते हैं और मैं उसे अपनी भाषा में बताता। बहुत परेशान हो कि वो आदमी गया तो कहा कि बहुत परेशान है बाबा, क्या होगा। तो कह लाओ पतरा देखें। तो कहा तुम्हारा तो शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो कहा अच्छा सोचिए ना, शनि अभी ग्रह जा रहा है यहाँ से, इसरो भेज रहा है, और यहाँ पतरा वाले पहले ही बता रहे थे कि आपकी शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मंगल आपकी राशि में है। मंगल ग्रह को पता ही नहीं कि उसके नाम पर धरती में शादी टूट जा रही है। अरे भाई, पतरा बताने वाले अगर यहीं बैठ के बता देते कि चांद पर फला जगह पानी है, तो इसरो को इतना पैसा खर्च करने की जरूरत थी क्या। ये सब छोड़िए, अब इस देश में कौन इस पे बात कर रहा है। ज्योतिबा फूले जो लिखते हैं बड़ी मजेदार बात है, और यही मेरा एग्जाम्पल और आखिरी बात है। वो आदमी बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, तो दूसरा आदमी बोला कि लाओ देखिए पतरा, शनि तुम्हारा ठीक जगह पर नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट है। तो कहा कि कैसे ठीक जगह पे आएगा। तो कहा कि हवन कराना पड़ेगा, वही रास्ता था। तो कहा कि कितना, कैसे, क्या करना होगा। कहा 25 गांव के हमारे लोगों को बुलाना होगा, और हमारे लोग कह रहे हो तो समझ गए होंगे। खाएगा कौन, जन्म होने पर भी खाएगा वो, आप क्या कोई मर जाए तब भी खाएगा वो, आप क्या कुछ भी हो जाए तब भी खाएगा वो। कुछ करके क्यों नहीं खा लेता, क्योंकि उसने कभी कुछ करके खाया ही नहीं। हमारे लोग करके दूसरे खिलाते रहेंगे। फूले साहब लिखते हैं आके कि उस आदमी ने कहा कि बड़ा गरीबी है हमारे पास, हमसे इतना खर्च नहीं हो पाएगा कि 25 गांव के आप लोगों को बुलाएं, हवन कराएं। तो कहा अच्छा चलो 50% डिस्काउंट, आधा दे देना, कर देंगे। उसने कहा नहीं साहब, इतना भी नहीं है। फिर जाते आते बार्गेनिंग हो रही है, तो बार्गेनिंग होने के बाद पता चला अंत में उसने कहा कि अच्छा 1000 दे देना, 1 महीने के लिए छोटी वाली हवन करा देता हूँ, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा देना, शनि ठीक जगह पे आ जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। करते करते वो आदमी खड़ा हुआ और दोनों जेब निकाल कर कहा कि साहब मेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति नाराज होते हुए खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कौन लिख रहा है, महात्मा फूले लिख रहा है। इस देश को फूले के सपनों का भारत बनना था, लॉजिक का, ब्रेन का। वो एक आदमी, और उसी किस्से में है, दादाजी गुजर गए तो पिताजी ने कहा कि भाई दादाजी की आत्मा कहाँ है। मुझे पता नहीं आत्मा कहाँ होती है, लेकिन यहाँ होती है। कहाँ है, ऊपर है स्वर्ग में। कौन बता रहा था, वही, समझ जाइए कौन बता रहा था ये सब बात। तो उसने कहा कि दादाजी की आत्मा वहां बहुत ठीक है। तो कहा कि क्या उनको करना पड़ेगा, कहा कुछ दिन वहां रहेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहा क्या करना है, कहा कि एक चारपाई उनको चाहिए। तो नई चारपाई लेके आए। कहा दादाजी जब जाएगी कैसे, कहा हम है ना धरती पे उनके अवतार, आप हमें देंगे और हमसे उनको मिल जाएगी। लेके चले गए साहब। दूसरी बार कुछ दिन बाद आए तो फिर उन्होंने, पिताजी ने कहा दादाजी कैसे हैं। तो कहा नई वाली चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आती है। तो कहा और कोई कष्ट तो नहीं उन्हें, कहा कष्ट है, मार्केट जाने में, घूमने में दिक्कत होती है, एक नई वाली साइकिल मिल जाती। तो कहा साइकिल कैसे जाएगी। तो कहा हम है ना धरती पे उनके अवतार, साइकिल लेके चले गए। तीसरे दिन, और एक बच्चा है, उस बच्चे में मेरा एक मैसेज छिपा हुआ है, और वो मेरी आखिरी बात होगी। बच्चा वहीं बैठा हुआ देख रहा था। तीसरी बार जब वो आता है और वो शख्स, जैसे ही पिताजी पूछते हैं कि दादाजी कैसे हैं, तो वो शख्स बोला कि नई वाली चारपाई पर बढ़िया सोते हैं और नई वाली साइकिल से रोज सुबह शाम घूमने जाते हैं। तो एक छोटा बच्चा जो शायद ऐसी किसी अभ्यासिका में गया रहा होगा, वो खड़ा होकर बोला कि नहीं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है पिताजी। तो कहा क्या झूठ बोल रहा है। कहा ये नई वाली साइकिल और नई वाली चारपाई दादाजी को मिली ही नहीं। तो वो व्यक्ति बोला तुम्हें कैसे पता। तो उसने पता निकाल कर कहा कि देखो दादाजी ने हमें चिट्ठी लिखी है कि बेटा तुम लोगों की भेजी हुई चारपाई और साइकिल हम तक नहीं पहुंची। और वो नाराज होकर व्यक्ति बोला ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है। तो बच्चा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने साइकिल भेजी थी, चारपाई भेजी थी। और बुढ़िया बिस्तर उठा के वो चला गया। ये सब कौन कह रहा था हमारे नया भारत बनाने में, ज्ञान विज्ञान। अगर कलम किताब मजबूत होगी ना तो वो बच्चा सवाल पूछ देगा, और जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, सोचेंगे,
ज्ञानवान होंगे, समझदार होंगे, आप अपना परिवार भी लूटने से बचा लेंगे और अपना देश भी लूटने से बचा लेंगे और इस दुनिया को भी बचा लेंगे। इसलिए मैं इस जगह पर आकर केवल कलम और किताब की बात करके केवल एक खतरे से आगाह करके जा रहा हूं। शायद हमको कोई प्रशांत जी जैसा अधिकारी और हमारे जैसे लोग मिल गए कि हम यहां बैठे हैं, मगर हम जानते हैं कि बाहर आग लगी हुई है और वो आग कह रही है कि भारत का संविधान बदलना है। मतलब सोचिए, ऐसा संविधान उनके भी फायदे में है जो संविधान को नहीं मानता, उनको भी संविधान फायदा देता है, फिर भी आज कह रहे हैं संविधान बदलना है। क्यों? क्योंकि कलम और किताब बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम कलम और किताब की पैदाइश हैं, हम कलम और किताब बचाएं, केवल यही अपील। और मैं आपसे एक हिम्मत लेकर जा रहा हूं। वो जो उत्तर भारत में हम जब जाते हैं तो वो आग बहुत लगी है, मैं सही बता रहा हूँ। वहां कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कोई अभ्यासिका नहीं चल रही है, शायद चल रही होगी तो मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों की इजाजत से ये वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा। 4-5 लाख लोग हैं, लाखों लोग देखते हैं, और मैं इसलिए ये वीडियो डालूंगा कि आज भी इस देश में पे बैक टू सोसाइटी, कलम और किताब बचाने वाले तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा से लेकर नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, शाहू जी की विरासत जिंदा रखने वाले लोग हैं और वो नई पीढ़ी के नए बीज तैयार कर रहे हैं। मुझे खुशी होगी, और आज तो औपचारिकता जल्दी निभाने में हम चले आए, लेकिन एक हिम्मत लेकर हम लौट रहे हैं। हम वो हिम्मत लेकर लौट रहे हैं क्योंकि आज सच बोलने पर मुकदमा हो रहा है, जेल हो रहा है, नौकरी से निकाला जाए। हमारे ऊपर भी बहुत खतरे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन उस खतरे से लड़ने में आप जैसे लोगों की हिम्मत काम आएगी। मेरी शुभकामना शब्द भी अजीब है, लेकिन फिर भी आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपको एक मौका मिला है। प्रशांत जी और ज्योतिबा फूले अभ्यासिका मिले हुई है, इसका जितना बेहतर फायदा उठा सके उठाइएगा। और एक ऐसा कारवां जो बाबा साहब ने कहा था ना कि रुकने मत देना, वो स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और मुझे लग रहा है कि अगर वो 42 अभ्यासिकाएं चल रही हैं पूरे देश में, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक में चल रही हैं, तो वो नए नए सूरज निकालेंगे। ज्योतिबा फूले अपनी गुलामगिरी में एक वाक्य लिखते हैं, हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। कितना भी घनघोर दंगे का माहौल होगा, अज्ञान का माहौल होगा, देश बेचने संविधान बदलने का माहौल होगा, फूले अम्बेडकर पेरियार के वारिस एक दिन सूरज बनकर उगेंगे और वैसा भारत बनाएंगे जैसा हमारे पुरखे चाहते थे। इस उम्मीद को लेकर आपके साथ लौट रहा हूं और उत्तर भारत के लोगों को बताऊंगा कि आज भी कुछ लोग कलम और किताब को जिंदा रखे हुए हैं। चलो मिलकर वहां से यहाँ की चीजों को जोड़ लें। फूले वहां पहुंचे हैं, बाबा साहब वहां पहुंचे हैं, मानव कांशीराम वहां से यहाँ आए थे। एक रिश्ता भारत का भारत के संविधान ने बनाया। मैं भी आपकी यादों को लेकर जा रहा हूं और आप सबके अच्छे करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।